चर्चा हुई उसमें संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि भाषा मानव का विचार विनिमय का सर्वोत्कृष्ट साधन है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात वो आती है वो है कि भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है और भाषा के द्वारा किसी जाति या समाज का ज्ञान सुरक्षित रहता है। भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की प्रतीक भी है। तो इस तरह से हम भाषा के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लिए हैं। आशा है आप इन बातों को हृदयंगम कर रहे होंगे। तो अब हम हिंदी शिक्षण की ओर चलते हैं। भाषा के बाद हम एक पादान आगे की ओर बढ़ते हैं, वो है हिंदी शिक्षण। और इसी हिंदी शिक्षण के बाद फिर हिंदी गद्य शिक्षण की ओर चलेंगे। तो विभिन्न पादानों पर चलते हुए अगर हम अपनी मूल पाठ की ओर चले तो वो ज्यादा स्पष्ट और अच्छा होगा। तो हिंदी शिक्षण की जो महत्ता है उसके संबंध में थोड़ी जानकारी हमें जाननी चाहिए कि वास्तव में हिंदी शिक्षण की महत्ता के रूप में इन्हें हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। वो जो 3 रूप हैं वो पहला है, आप इनको एक डायग्राम के द्वारा जो मैं एक श्वेत पट पर प्रस्तुत करूंगा उसके द्वारा आप उसे और भी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे शायद। तो आप उन्हें देखने की कोशिश करें। हिंदी शिक्षण की महत्ता। हिंदी शिक्षण की महत्ता को जानने के लिए इनको हम इन रेखा चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। इनकी महत्ता जो है इन रेखा चित्र से हम स्पष्ट करना चाहेंगे, जिन्हें आप देखें। इनको हम इनके महत्व को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है जो मैंने बताया वो मातृभाषा के रूप में जानना चाहिए। और दूसरा है वो है प्रादेशिक भाषा या रीजनल लैंग्वेज हम बोलते हैं। और तीसरे भाषा के रूप में राजभाषा या राष्ट्रभाषा भी होता है। राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे प्राप्त है, आप जानते हैं। इसको हम राजभाषा के रूप में भी जान सकते हैं। वास्तव में राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये बहुत ही अभी संदेह के रूप में बहुत सारे लोग जानते हैं और वास्तविकता ये स्पष्ट है, जो आप सभी भी जानते होंगे, हमारे शिक्षक शिक्षिका महोदय और महोदया जानते होंगे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा अभी निष्कर्ष रूप में नहीं आए कि कौन सी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के संबंध में धारणा है कि हिंदी चूंकि भारत में अधिकांश जगहों में बोली जाती है, इसको समझने वाले बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में बहुत अधिक है, पर कतिपय कारणों से वो अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी है और इसलिए भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में अभी हिंदी की मान्यता नहीं मिली है। इसके अंतर्गत भारत के जो अंग्रेजी और हिंदी ये 2 राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राजभाषा मतलब राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा है वो राजभाषा हमारी हिंदी है, पर राष्ट्रभाषा के रूप में अभी हमारी हिंदी वो आसीन नहीं हो पाई है। इसे हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तो इस कड़ी में हम हिंदी शिक्षण की महत्ता को पहले मातृभाषा के रूप में देखेंगे, प्रादेशिक भाषा के रूप में देखेंगे, फिर राष्ट्रभाषा तो अभी है नहीं पर राजभाषा के रूप में देखेंगे। तो इस तरह से मैं फिर इस बात की चर्चा करूंगा कि मातृभाषा के रूप में मूल रूप से जिन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है उन क्षेत्रों के बारे में हमें जानना चाहिए। और इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि मातृभाषा के रूप में जो हिंदी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इन प्रदेशों में प्रादेशिक श्रेणियों में
प्रविष्ट होने वाले बालक यानी आरंभिक उसकी कक्षाएं हैं, उसमें जो बच्चे प्रवेश लेते हैं, वैसे बालक हिंदी से पहले से ही परिचित होते हैं। तो इनके लिए वो हिंदी जो है एक मातृभाषा के रूप में भी है, और वो हिंदी जो राजभाषा के रूप में भी वो सीखते हैं, तो उन्हें सीखने में आसानी होती है, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा है वह हिंदी है। तो इस तरह से अपनी मातृभाषा के द्वारा उनमें हिंदी का ज्ञान बहुत ही आसान तरीके से हम दे सकते हैं। तो लेकिन यह ठीक स्थान परिवर्तन, जैसे अब हम प्रादेशिक के रूप में अगर देखें, प्रादेशिक भाषा में जो मैंने श्वेत पट पे अंकित किया है, तो कई स्थानों में ऐसा होता है कि जैसे हिंदी मातृभाषा कुछ लोगों की है, लेकिन प्रादेशिक भाषा में, जैसे आप पंजाब का उदाहरण लें, पंजाब में पंजाबी तथा हिंदी भाषाएं प्रयुक्त होती हैं सामान्यतया। वैसे हमारे देश में जो एक धर्मनिरपेक्ष और सभी भाषाओं का एक सम्मिलित एक देश है, यहाँ सभी भाषाओं का उतना ही सम्मान है, सभी क्षेत्रों का उतना ही सम्मान है जितना सभी भाषाओं और क्षेत्रों का, इसमें कोई कम नहीं मांगा गया है। तो जैसे पंजाब में हम पंजाबी और हिंदी भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, परंतु बोलने वालों के लिए वह भाषा उतनी सुगम नहीं हुई जितनी उनकी मातृभाषा पंजाबी है। जैसे पंजाबी एक बालक, वो अपनी पंजाबी भाषा जो उसकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा में अगर हम उसे ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को वो भली भांति हृदयंगम करेंगे। लेकिन चूंकि वहां पर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या भी है, इसलिए हम हिंदी की सहायता लेके या उनकी मातृभाषा की सहायता लेकर के हम हिंदी को और भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी है स्थिति में कुछ अन्य राज्यों में भी, ये पंजाब का ही नहीं है, अन्य राज्यों जो हमारे देश के कुछ अन्य राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में देखिए मूल भाषा उसकी मराठी है, लेकिन कुछ अन्य भाषाएं हैं, वो भी हिंदी भी वहाँ उतनी ही चलती हैं। तो लेकिन मराठी भाषा जिस बच्चे की मातृभाषा है, उसके द्वारा वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो उसके लिए ज्यादा सुगम होगा। लेकिन चूंकि वहाँ हिंदी भी बोली जाती है, तो हम उसका सहारा लेके हिंदी का जब विकास करेंगे, हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देंगे, तो बालक भली भांति उसे भी समझ पाएगा। तो इस तरह से प्रादेशिक भाषा मतलब प्रादेशिक भाषा कुछ और है, लेकिन वहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या है, इसलिए हमें मातृभाषा के साथ हिंदी भाषा का भी ज्ञान हम उन्हें भली भांति दे सकते हैं। अब राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में अगर हमारे को जानकारी बच्चों को देनी है, तो हमारे ये हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा का स्थान तो नहीं पा सकी है, यद्यपि यह देश के अधिकांश लोगों की भाषा है। पर मैंने पहले ही कहा कि कतिपय कारणों से ये राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हुई। तो इस बात के लिए हमें कुछ दुख प्रकट नहीं करना है, बल्कि हमारी भाषा राष्ट्र की ऐसी होनी चाहिए जिसे राष्ट्र का हर व्यक्ति उसे भली भांति समझ ले, बोल ले। तो इस आधार पे हिंदी कुछ करीब नजर आती है, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की अन्य भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हिंदी है। तो हमें उन भाषाओं को भी साथ लेके चलना होगा, साथ में हमारी हिंदी अग्रणी रहेगी, लेकिन अन्य भाषाएं भी साथ साथ लेके चलना, उनका सम्मान करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। अतः हिंदी के अध्यापक के लिए हिंदी पढ़ाने के पहले सबसे पहला कर्तव्य है कि वह इस संबंध से परिचित हो जाएं कि उन्हें हिंदी किस उद्देश्य से, किस रूप से पढ़ानी है। तो यहाँ पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य जो हैं वो महत्वपूर्ण है। जब हम हिंद स्तर पे भाषा हिंदी का ज्ञान देना चाहते हैं, तो हमें उनके उद्देश्य को ध्यान देना पड़ेगा। और इस क्रम में अब मैं बताना चाहूंगा हिंदी गद्य शिक्षण पाठ के लिए, क्योंकि हिंदी गद्य में भी अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है और यात्रा वर्णन है, एकांकी है, ये सभी गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं। तो उन विधाओं का पाठ हम कैसे करेंगे, बच्चों को उन विधाओं से भली भांति अवगत कैसे कराएंगे,
इस बात का ख्याल हमें उद्देश्यों को रख के करना पड़ेगा। अगर हम किसी एकांकी का पाठ करवा रहे हैं बच्चों के बीच, बालकों के बीच, तो उस एकांकी के मूल भाव को देखना पड़ेगा और तो उसी के अनुरूप हमें उसकी विधियों का अनुसरण करना पड़ेगा और उसका अवलंबन लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, हिंदी गद्य शिक्षण के सामान्य 2 उद्देश्य माने गए हर शिक्षण के, उसी के अनुरूप हिंदी शिक्षण के भी 2 उद्देश्य माने गए। एक है वो सामान्य उद्देश्य है और दूसरे है वो विशेष उद्देश्य है, जिसे विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। तो सामान्य उद्देश्य के रूप में भी हमें यह ध्यान देना पड़ेगा, जैसा इसका शीर्षक है सामान्य उद्देश्य, मतलब सामान्य जानकारी बालकों को भली भांति आनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए बालक की कक्षाओं के अनुरूप हमारे उद्देश्य बदलते हैं, सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो वहां पे आप जानते हैं कि उसमें लिपि का ज्ञान हमारा सामान्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को लिपि का ज्ञान भली भांति कराएं। और जब हम लिपि का ज्ञान उन्हें करा लेंगे तो फिर उनके शब्दावली की ओर ध्यान देना पड़ेगा, यानी उनके शब्दकोश में वृद्धि करनी पड़ेगी कि उनके शब्द कोश में जब वृद्धि होगी तो वो भली भांति वह अपने हृदय में उन शब्दकोश को समाहित करेंगे और आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए हमारा उद्देश्य होता है। एक हिंदी शिक्षक के रूप में जब हम गद्य शिक्षण की ओर भी जाते हैं, तब भी प्राथमिक कक्षाओं के जो सामान्य उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहले हमें लिपि की जानकारी देनी है। दूसरी बात, उसके बाद हम उसके शब्द की ओर ध्यान, शब्दावली उन्हें आनी चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। उसके बाद इस तरह से हम क्रम से बढ़ते हैं तो साधारण वाक्यों को समझने की भी योग्यता पैदा करना है। छोटा बच्चा भी साधारण से साधारण वाक्य पकड़े। पहले बच्चा छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करता है। अगर उसे भूख लगती है तो माँ बोल करके वो माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वह पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो एक माँ शब्द ही अपने आप में पूर्ण हो जाता है कि वह माँ से क्या चाहता है। उसी प्रकार हमें उन शब्दों की जानकारी उन्हें देनी है और फिर वाक्य की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से साधारण वाक्यों को समझाने की भी योग्यता उनमें डालनी है, जो हमारा एक सामान्य उद्देश्य है। फिर कोई कहानी है, छोटे लेख हैं, उनके भाव और अर्थ, उनके मूल भाव और अर्थ कैसे हैं, इन बातों को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें सबसे जरूरी जो सामान्य उद्देश्य है वो हर पाठ में उसे आनंद की प्राप्ति कराना। बच्चा जब तक आपसे एक आनंद की अनुभूति नहीं करेगा तब तक वह किसी भी पाठ को, किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। तो इसके लिए शिक्षक को सबसे पहले अपनी स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे बच्चे अपने शिक्षक से एक आत्मीय संबंध स्थापित करेंगे। तो जो भी पाठ उनके सामने आएगा वो भली भांति उसे समझने की कोशिश करेगा। इसलिए पढ़ने में आनंद की उत्पत्ति करना भी हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाता है। इसी प्रकार हम उनमें कल्पना शक्ति का भी विकास करेंगे। अगर छोटा बच्चा है, अगर एक चित्र के माध्यम से हम उसे बताना चाहते हैं कि आम क्या है, तो वो आम का चित्र या आम का वस्तु, आम ही दिखा करके अगर हम उसे बोलें कि देखो ये क्या है, इसके बारे में कुछ आप बताओ, तो हो सकता है कि वो बच्चा आम के फल को देख करके उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में वो अपनी कुछ जानकारी बता पाए। तो ये हमारी प्राथमिक कक्षाओं की प्रमुख सामान्य उद्देश्य थे। अब उत्तर कक्षाओं मतलब प्राथमिक कक्षाओं के बाद वाली कक्षाओं के सामान्य उद्देश्य बदल जाते हैं, क्योंकि उन कक्षाओं के बच्चों के जो उम्र के जो दायरे हैं वो बड़े होते हैं। उस हिसाब से उनमें ज्ञान की प्रवृत्ति भी बढ़ती है और हमारे से वो अपेक्षा भी करते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान दे सके। तो इस तरह से उत्तर कक्षाओं के लिए शब्द और सुक्ति भंडार में वृद्धि करनी हो, ये हमारे सामान्य शब्द और सुक्ति भंडार, बहुत सारी सुक्तियां हिंदी में हैं।
बहुत सारे मुहावरे, सूक्तियां, लोकोक्तियां जो आप बोल सकते हैं वो हैं, तो उनको भी उन्हें अवगत कराना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कोई मुहावरा है तो उन मुहावरों को हमें वाक्य में प्रयोग करके उनके अर्थ को स्पष्ट करना है, तो मुहावरों का भी प्रयोग करना उन्हें सिखाना पड़ेगा। विभिन्न शैलियों से भी परिचित कराना पड़ेगा। ये ऊंची कक्षाओं में शैली हमारी, वो सेकेंडरी लेवल में जो हम माध्यमिक कक्षाओं की ओर जाते हैं तो नवम दशम वर्ग में इनकी आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। उसके बाद उनके विचार और भाव ग्रहण की शक्ति, उनमें उस पाठ के प्रति क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें वो भाव कैसे ग्रहण कर रहे हैं, ये भाव ग्रहण की शक्ति का भी विकास करना एक हिंदी शिक्षक का एक सामान्य उद्देश्य होता है। और इसके बाद यह भी महत्वपूर्ण जो प्राथमिक कक्षाओं में है, जो ओवरऑल आप सोच सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो मैं पहले ही भी आपसे स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि आपकी जो आप जो भी पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पाठ जो है वो बच्चों को आनंद प्रदान करता हो। यानी बच्चे टेंशन में या तनाव में रह करके कि शिक्षक कुछ बता रहे हैं, अगर वो बच्चा तनाव में होगा तो उसे अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें उन्हें तनाव मुक्त भी करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें आनंद की अनुभूति करानी पड़ेगी। वो अपने आप को विद्यालय के वातावरण में अन्य बच्चों के साथ अपने आप को ढाल पाएगा, तभी वो सीख पाएगा। तो ऐसा माहौल भी बनाना एक हमारा सामान्य उद्देश्य है। और इसके अलावा जैसे प्राथमिक कक्षाओं में भी उसकी आवश्यकता थी कल्पना शक्ति का विकास, तो ये कल्पना शक्ति प्राथमिक कक्षाओं के लिए कुछ सामान्य होते हैं, ऊंची कक्षाओं के लिए कल्पना शक्ति हमारे लिए को अधिक होती है। तो ऊंची कक्षाओं के लिए हिंदी शिक्षक को कल्पना शक्ति के विकास की ओर हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें उस समय बच्चों की जो उम्र होती है उस उम्र के अनुरूप हमें उस तरह की बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। और फिर मैं इस क्रम में ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, विभिन्न पाठों से शिक्षा ग्रहण कर चरित्र निर्माण की प्रवृत्ति का भी विकास करना हमारा सामान्य उद्देश्य होता है। अब जब हम किसी पाठ को बच्चों के सामने रखते हैं तो वो पाठ केवल याद करने और प्रश्न उत्तर लिखने के लिए तो होते ही हैं, लेकिन बच्चों में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको ये दर्शाना चाहिए कि जो भी पाठ आपकी कक्षा में है वो आपके जीवन को बनाने के लिए है। तो आप केवल उनके प्रश्नोत्तर लिख करके अच्छे अंक तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन वो जीवन में उतारने की कोशिश करें, ये भी प्रेरणा हमें उनको देनी चाहिए। तो एक और यह भी है कि बच्चे उस पाठ को भली भांति समझ लें, उनके प्रश्नों को उत्तर भी लिख डालें, लेकिन जो मूल बात है, कल वो किसी पद पे आसीन होते हैं तो उन बातों को वो अपने दिल में बिठा के रखें और उसके अनुरूप काम करें। जैसे कविताओं में भी आपने देखी है, बहुत सारे गद्य में भी देखे हैं, प्रेमचंद की कहानियों में भी आप देखेंगे, जो उनका संदेश है उस संदेश के अनुरूप हमें बच्चों को उस संदेश से अवगत कराना तो अंक के दृष्टिकोण से, टाइम बता रहे, अंकों के दृष्टिकोण से आवश्यक तो है ही, लेकिन यह भी देखना है उस पाठ में हमें क्या ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान का हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए। जब हम किसी अच्छे पद पे आते हैं या समाज में रहते हैं या परिवार के बीच में रहते हैं तो उस पाठ की मूल भावना को हमें प्रदर्शित भी करना चाहिए। इसके अलावा भाषा शैलियों के प्रयोग के लिए सामग्री की उपस्थिति भी बहुत ही आवश्यक है। तो ये सामान्य उद्देश्य के रूप में हो रहे हैं। अब हम विशेष उद्देश्य, जिसको विशिष्ट उद्देश्य भी कह सकते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए विशिष्ट उद्देश्य कुछ और हैं और उच्च कक्षाओं के हमारे विशिष्ट उद्देश्य कुछ और होते हैं। तो हमें सबसे पहले फिर प्राथमिक कक्षाओं की ओर चलना पड़ेगा। उसकी जो विशिष्ट उद्देश्य है वो गद्य पाठ के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा कि विशेष उद्देश्य प्रारंभिक कक्षाओं में ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में ज्यादा उनकी शैली, ज्यादा उसके अर्थ की ओर ध्यान देंगे तो बच्चा उसे भली भांति नहीं समझ पाएगा और उसके लिए वो पाठ बोझिल हो जाएगा। तो हमें उसे बोझिल नहीं बनाना है, उसे केवल मूल पाठ की ओर ही ध्यान देना है
और उसको हृदयंगम करने का प्रयास कराना है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में इसके विशिष्ट उद्देश्य विशेष हमें नहीं सोचना है, परंतु उत्तर कक्षाओं में प्रत्येक प्रकार की रचना के अपने अपने विशेष उद्देश्य हैं। जितनी रचनाएं हैं, जैसे गद्य की जो सारी जो विधाएं हैं, उन विधाओं के अनुरूप जो रचना है, हमें उन रचनाओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा और उसी के अनुरूप विशिष्ट उद्देश्य आप बना सकते हैं। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य है। जैसे किसी कहानी में या नाटक में, अगर उस नाटक में जयशंकर प्रसाद जी का नाटक दुष्शामनी है, चंद्रगुप्त है, तो अगर उस नाटक की चर्चा आप करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा वहाँ विशिष्ट उद्देश्य सबसे पहले होता है कि हमें उस पाठ को बच्चों को भली भांति समझा देना, सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य। फिर उस पाठ के द्वारा कहानीकार, लेखक और नाटककार क्या कहना चाहते हैं, इन बातों को देखना पड़ेगा। अब उन जैसे मैंने 2 नाटकों की चर्चा की जयशंकर प्रसाद जी की, तो इस तरह से उन नाटकों में चंद्रगुप्त या अन्य नाटक जो हैं उसमें उनका क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों से भी हमें बच्चों को अवगत कराना एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं गद्य शिक्षण की ओर, क्योंकि हमें अभी तक हमने जो हमारी भाषा क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी सांस्कृतिक भाषा या राजभाषा क्या है, इनकी चर्चा हम लोगों ने की है। अब हम अपने मूल पाठ की ओर आते हैं, जो आज हम लोग उस पर अपने विचार देना चाहेंगे। आपसे भी मैं विचार लेना चाहूंगा। तो इसमें गद्य शिक्षण के अंग जो हमारे पाठ के विषय हैं, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो मूल रूप से इनको भी मैं रेखा चित्र के माध्यम से आपको और भी स्पष्ट कराने का प्रयास करूंगा कि गद्य शिक्षण के मूल रूप से 3 अंग माने गए हैं। वो मैं रेखा चित्र से स्पष्ट कर